वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बीओ और पीसीएस की डिवाइस सीरीज में। और डिवाइस सीरीज में आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो पेपर में आता ही आता है, और टॉपिक का नाम है ग्रीन रेवोल्यूशन। हिंदी में कहते हैं हरित क्रांति। मैं देखिए प्रयास करूंगा कि इसको जो है इंग्लिश में भी आपको एक्सप्लेन करता रहूं साथ साथ, क्योंकि बहुत सारे लोगों की डिमांड रहती है कि सर इंग्लिश में बताइए। तो देखो ये इतनी कोई हार्ड हिंदी नहीं है, ये मैं इसकी इंग्लिश में प्रॉपर आपको एक्सप्लेनेशन करता रहूँगा। फिर चाहे आप हिंदी मीडियम से हैं या इंग्लिश मीडियम से हैं, दोनों के लिए ये वीडियो एकदम परफेक्ट रहने वाला है। इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, पेपर में यहाँ से सवाल आपको मिल जाएगा, ये बात तय है। तो अच्छे से इसको पढ़ना है, समझना है और जानना है। और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से आप मुझसे पूछ सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक है आज का हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन। देखो भाई, ग्रीन रेवोल्यूशन है क्या या किससे जुड़ी हुई है, तो ये तो बच्चा बच्चा जानता है, सबको पता है कि हरित क्रांति का संबंध किससे है। हरित क्रांति का संबंध है साथियों खाद्यान्न उत्पादन से। सवाल उठता है कि ऐसी क्रांति हमें चलाने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। जरा हम पहले इस पर बात करें कि ये क्रांति हमने चलाई ही क्यों। तो देखो, जब भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना चल रही थी, थर्ड फिफ्थ ईयर प्लान चल रहा था, उस समय में 1966 के आसपास एक महत्वपूर्ण घटना घटी। 1966 के आसपास अगर हम देखेंगे तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई, वो ये कि 1966 के आसपास भारत में पड़ा भीषण अकाल। इस अकाल की वजह से साथियों काफ़ी गंभीर खाद्यान्न स्थिति उत्पन्न हो गई, लोगों के पास खाने की कमी होने लगी। और ऐसे में भारत ने ये तय किया कि सबसे पहला जो हम काम करेंगे वो ये कि अपने लोगों को भोजन उपलब्ध करवाएंगे, खाना उपलब्ध करवाएंगे। क्यों? क्योंकि जब लोगों का पेट ही भरा नहीं होगा तो फिर आप कैसे उम्मीद कर रहे हो कि वो काम करेंगे फैक्ट्रियों में, खेतों में, या फिर जंग लड़ेंगे। क्योंकि यही वो समय था जब 1962 में हमने चाइना के साथ युद्ध किया और 1965 में हमने पाकिस्तान के साथ युद्ध किया। और इसी समय पर जो हमारे पीएम थे वो थे लाल बहादुर शास्त्री, और उन्होंने नारा दिया जय जवान जय किसान का। तो ये जो पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है ये जानना आपके लिए ज़रूरी है कि आखिरकार हरित क्रांति को शुरू करने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। अब जब अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई, सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गई, तो हमारे यहाँ खाने की कमी हो गई और हमने तय किया कि सबसे पहले हम इस खाने की समस्या को ही शॉर्ट आउट करेंगे। और तब जाकर के भारत में शुरू की गई ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति। ठीक है, तो ये इसका थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था। चलिए अब पढ़ लेते हैं। 1960 के दशक के आरंभिक चरण में कृषि में कुछ नए तकनीकों की शुरुआत की गई जो विश्व भर में हरित क्रांति के नाम से प्रसिद्ध हुई। इन तकनीकों का प्रयोग पहले गेहूं की खेती के लिए तथा दूसरे दशक में धान की खेती के लिए किया गया। देखिए बेसिकली खाने की कमी थी, तो खाने की कमी को किस तरीके से पूरा किया जा सकता है, इस काम को करने के लिए हमने शुरू की हरित क्रांति। हरित क्रांति पर जो हमने फोकस किया वो बेसिकली दो फसलों पर सबसे ज़्यादा किया। पहली जो फसल थी उसमें वो थी गेहूं, और दूसरी जो फसल थी वो थी चावल, क्योंकि यही भारत में दो मुख्य खाद्य फसलें हैं, चावल और गेहूं। ज़्यादातर लोग इन्हीं का सेवन करते हैं, इसीलिए हमने जो ध्यान केंद्रित किया वो इन्हीं फसलों पर ज़्यादा किया। ठीक है, और उसका हमें परिणाम भी देखने को मिला। परिणाम ये देखने को मिला कि हरित क्रांति के बाद भारत में खाद्यान्न उत्पादन में 250% की बढ़ोतरी हो गई। यानी भारत में जो प्रोडक्शन था अनाज का, बेसिकली गेहूं का, चावल का, ये 250% तक बढ़ गया। यानी काफ़ी बड़ी मात्रा में हमने खाने को उगा लिया हरित क्रांति के माध्यम से। ठीक है, और बात करते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन को लेकर के। हरित क्रांति के पीछे सबसे बड़ा हाथ जर्मन कृषि वैज्ञानिक नॉर्मन ई बोरलॉग का था। यानी एक जर्मन एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था नॉर्मन ई बोरलॉग, जो कि 1960s में मैक्सिको में रह करके गेहूं के पौधे पर रिसर्च कर रहे थे। ठीक है, ये थे कहाँ के? जर्मन के, बट रिसर्च कहाँ कर रहे थे? मैक्सिको में। और इनको जो है एक संस्था जिसका नाम था रॉकफेलर फाउंडेशन, ये इनको फंड कर रही थी, ये स्कॉलरशिप पर वहाँ पर रिसर्च कर रहे थे मैक्सिको में। और किस पर रिसर्च कर रहे थे बेसिकली? तो ये जो है गेहूं के पौधे पर रिसर्च कर रहे थे।
और इन्होंने जो गेहूं के पौधे तैयार किए, यानी इन्होंने रिसर्च के बाद जो गेहूं की नई किस्म तैयार करी, उस किस्म की विशेषता ये थी कि वो किस्म जो है एक तो बौनी थी, दूसरा कम पानी उसे चाहिए होता था, तीसरा बीमारियों के प्रति उसके अंदर प्रतिरोधक क्षमता थी, यानी आसानी से बीमार नहीं पड़ती थी, और कम पानी या कम सिंचाई करने पर भी वो अच्छी खासी फसल दे दिया करती थी। इस तरीके की बढ़िया किस्म का प्रोडक्शन या इस तरीके की बढ़िया किस्म बनाई नॉर्मन ई बोरलॉग ने, और इस बीज की वजह से गेहूं की उत्पादकता 200% बढ़ गई। इस तरीके का बढ़िया बीज इन्होंने बनाया। अब इन्होंने जब ये बीज बनाया तो चारों ओर नाम हो गया। वर्ष 1970 में नॉर्मन बोरलॉग को उच्च उपज देने वाली किस्मों, हाई यील्ड वेराइटीज को विकसित करने के लिए उनके कार्यों के लिए नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया। अब देखो, हमारे लिए बढ़िया बात यह थी कि 1960 में जब ये पूरा रिसर्च चल रहा था, उसी समय पर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग खाने की समस्या से जूझ रहे हैं। तो तुरंत के तुरंत भारत सरकार ने क्या किया, भारत सरकार ने हमारे यहाँ के एक कृषि वैज्ञानिक, एक बहुत ही फेमस एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट जिनका नाम था MS स्वामीनाथन, उनको हमने भेज दिया कि जाओ यार तुम मिलकर के आओ नॉर्मन ई बोरलॉग से, और उनसे सीख करके आओ कि हमें इंडिया में क्या क्या चेंजेस करने चाहिए खेती में। तो नॉर्मन ई बोरलॉग से मिलने के लिए MS स्वामीनाथन को मैक्सिको भेजा गया, और वहाँ पर जाकर के इन्होंने जो है उनसे बातचीत करी, भारत की समस्याएं बताई, और उसके आधार पर इन दोनों ने मिलकर के भारत की जो खाने की समस्या चल रही थी उसको समाप्त करने का बीड़ा उठाया। इसीलिए अगर पेपर में सवाल आए कि विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जनक कौन है, तो फिर आप इसका आंसर करेंगे विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जनक है नॉर्मन ई बोरलॉग, ध्यान रखना। और भारत स्तर पर हरित क्रांति के जनक कौन है, तो आप आंसर करोगे MS स्वामीनाथन, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ, 1943 में भारत विश्व में सबसे अधिक खाद्य संकट से पीड़ित था। बंगाल में अकाल के कारण पूर्वी भारत में लगभग 4 मिलियन लोग भूख के कारण मर गए। 4 मिलियन का मतलब हो गया भाई 40 लाख। 40 लाख लोग भूख के कारण मर गए, ठीक है। हाँ जी, ये मैं बात कर रहा हूं 1943 की, ठीक। 1947 में आज़ादी के बाद वर्ष 1967 तक भारत सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर कृषि क्षेत्रों के विस्तार पर ध्यान केंद्रित किया गया, ठीक है। हाँ, आगे देखिए। हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप खाद्यान्न, विशेषकर गेहूं और चावल के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई, जिसकी शुरुआत 20वीं शताब्दी के मध्य में विकासशील देशों में नए तथा उच्च उपज देने वाले किस्म के बीजों के प्रयोग के कारण ऐसा हुआ। और जैसा कि मैंने बताया कि ये बीज भारत में लेकर के कौन आया, MS स्वामीनाथन। इसीलिए MS स्वामीनाथन को कहा जाता है भारत में हरित क्रांति का जनक। और मैं आपको बता दूं कि बड़े दुख के साथ जो है सितंबर 2023 में MS स्वामीनाथन जी का चेन्नई में निधन हो चुका है। तो अब ये इस दुनिया में मौजूद नहीं है। कुछ माह पहले ही इनका निधन हो गया, ये भी आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। हरित क्रांति ने कृषि भूमि के विस्तार में सहायता प्रदान की। दोहरी फसल हरित क्रांति की एक प्राथमिक विशेषता थी। दोहरी फसल का मतलब है कि एक ही समय में खेत में 2 फसलें लगाई जा रही हैं। इसके तहत एक वर्ष में एक के बजाय 2 फसलें प्राप्त करने का फैसला लिया गया। 2 फसलें देखिए लगाने से फायदा यह होता है कि मान लो अगर किसी कारण से एक फसल में कोई बीमारी लग गई तो दूसरी फसल सुरक्षित है ना। तो एक साथ दोनों फसलों को बीमारी नहीं लगेगी, और एक फसल में अगर बीमारी लग भी गई तो आपकी एक फसल सुरक्षित खड़ी रहेगी, जिससे आपको नुकसान कम होगा। और अगर दोनों सुरक्षित रहीं तो बड़े पैमाने पे प्रोडक्शन होगा। एक साथ 2 फसलें आप पैदा कर रहे हो एक ही समय पे, तो इस वजह से 2 फसलें लगाने का फैसला लिया गया। ICAR इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च द्वारा उच्च उपज देने वाले बीज, मुख्य रूप से गेहूं, चावल, बाजरा और मक्का के बीजों की नई किस्मों का विकास किया गया। भारत में हरित क्रांति मोटे तौर पर गेहूं की क्रांति है। जैसा कि मैंने बताया, गेहूं और चावल पर इसका सबसे ज़्यादा असर देखने को मिला, क्योंकि वर्ष 1967, 1968 और 2002, 2003 और 2004 के मध्य गेहूं के उत्पादन में 3 गुना से अधिक की वृद्धि देखने को मिली। 3 गुना अधिक की वृद्धि देखने को मिली।
जबकि अनाजों के उत्पादन में कुल वृद्धि केवल 2 गुना थी। यानी हरित क्रांति ने सबसे ज़्यादा जिस फसल पर प्रभाव डाला, इस तरीके से अगर पेपर में सवाल आए कि हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा प्रभाव किस फसल पे पड़ा, तो फिर ऐसे में आप इसका आंसर करोगे गेहूं। ठीक है, गेहूं पर सबसे ज़्यादा असर पड़ा हरित क्रांति का। चावल पर भी पड़ा बट गेहूं पे सबसे ज़्यादा पड़ा। वर्ष 2005 में कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु भारत सरकार द्वारा हरित क्रांति कृषोन्नति योजना, ग्रीन रेवोल्यूशन कृषोन्नति योजना की शुरुआत की गई। भारत में हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन हैं, ये मैंने जस्ट आपको बताया। भारत में हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन द्वारा सदाबहार क्रांति की आवश्यकता का आह्वान किया गया था। सदाबहार क्रांति का मतलब है कि जो भी क्रांतियां चल रही हैं उन सबको एक साथ आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, हाँ। सदाबहार क्रांति के तहत यह परिकल्पना की गई कि उत्पादकता में वृद्धि केवल उन्हीं उत्पादों की होनी चाहिए जो पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित और आर्थिक रूप से व्यवहार्य और सामाजिक रूप से टिकाऊ हैं। ठीक, हरित क्रांति के पहले चरण में लगभग 1960 के दशक से 1970 के दशक के मध्य तक हाई यील्ड वैरायटी HYV बीजों का प्रयोग पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु जैसे अधिक समृद्ध राज्यों तक सीमित था। देखिए, हरित क्रांति को जब शुरू किया गया तो ऐसा नहीं है कि पूरे भारत ने इसको एक साथ अपना लिया, नहीं, ऐसा नहीं है। पूरे भारत ने इसको नहीं अपनाया, कुछ ही राज्यों ने अपनाया, जैसे कि पंजाब ने इसको काफ़ी अच्छे से अपनाया। और दूसरा अगर हम देखें तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे राज्यों ने भी इसको अच्छे से अपनाया। ठीक है, यूपी में जैसे अगर मैं बात करूं, क्योंकि हम यूपी का ही पेपर देने जा रहे हैं, तो यूपी में अगर आप देखोगे तो यूपी में हरित क्रांति का जो प्रभाव है ये मुख्य रूप से पश्चिमी यूपी तक सीमित रहा। पूर्वी यूपी के किसानों ने इसको बहुत ज़्यादा नहीं अपनाया, केवल पश्चिमी यूपी तक सीमित रहा। अच्छा, यहाँ पर मैं ये भी मेंशन कर दूं कि जिन किसानों ने हरित क्रांति को अपनाया उनकी आर्थिक स्थिति में भी जो है सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिला, है ना। तो जैसे आप जो पश्चिमी यूपी के किसान हैं उनको आप देख लो, वो आपको आर्थिक रूप से काफ़ी संपन्न मिलेंगे। पंजाब के किसान आर्थिक रूप से आपको संपन्न मिलेंगे। लेकिन अब जैसे यूपी में आप देखो तो पूर्वी यूपी के किसानों ने इसको अपनाया ही नहीं, वो लकीर के फकीर बने रहे। उन्होंने कहा हम नहीं अपनाएंगे भैया, हम तो जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दो। तो उसका परिणाम ये रहा कि वो इसमें काफ़ी पिछड़ गए और आज भी वो खेती के मामले में पिछड़े ही हैं। तो बस ये है कि समय के साथ देखिए हमें बदलाव कर लेना चाहिए। अगर आप बदलाव नहीं करोगे तो फिर पीछे रह जाओगे। ठीक है, बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो वही चीज़ यहाँ पर जो है बताई जा रही है। हरित क्रांति की द्वितीय चरण 1970 से 1980 के दशक के मध्य तक हाई यील्ड वैरायटी बीज की प्रौद्योगिकी का विस्तार कई राज्यों में हो गया और कई फसलों को इसका लाभ हुआ। ठीक है, हाँ। आगे एक लाइन और ऐसे और देख लो, किसानों द्वारा उत्पादन का बाजार में बेचा गया अंश ही विपणित अधिशेष कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं। 1960 के दशक के अंत तक देश में कृषि उत्पादकता की वृद्धि से भारत खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर हो गया। यह निश्चय ही गौरवपूर्ण उपलब्धि रही। इसके बावजूद नकारात्मक पहलू यह है कि 1990 तक भी देश की 65% आबादी कृषि में ही लगी थी। यानी देश जो है खाद्यान्न में तो नंबर 1 हो गया, मतलब नंबर 1 से मतलब कि हमारा जो देश है वो खाने में आत्मनिर्भर हो गया। अब हमें अपना खाना मंगाने के लिए दूसरे देशों से हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि भारत की 65% आबादी अभी भी खेती कर रही है। देखो, खेती वैसे ख़राब चीज़ नहीं है, लेकिन अगर खेती में आवश्यकता से अधिक लोग काम कर रहे हैं तो ये निश्चित रूप से ख़राब बात है। जब हम इकॉनमी पढ़ते हैं तो आगे मैं आपको पढ़ाऊँगा, उसमें हमें एक बेरोजगारी का टाइप देखने को मिलता है जिसे हम कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब होता है छिपी हुई बेरोजगारी, मतलब ऐसी बेरोजगारी जिसमें व्यक्ति काम करते हुए दिखाई तो देता है लेकिन उसके द्वारा किए जाने वाला उत्पादन जीरो होता है। और ये बेरोजगारी मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? कृषि के क्षेत्र में पाई जाती है। खेती में जैसे आप देखोगे तो खेती में बहुत सारे लोग आवश्यकता से ज़्यादा काम कर रहे हैं। मतलब अब जैसे यहाँ पे फैक्ट लिखा हुआ है कि 65% लोग खेती कर रहे हैं। अरे भैया, 65% लोग खेती कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगा, ये बात ध्यान रखना। क्यों ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि खेत की अपनी एक निश्चित क्षमता है और खेत उसी क्षमता पर ही काम करता है। बात समझ रहे हो? खेत की अपनी एक निश्चित क्षमता है। अब मान लो कोई 1 बीघा का खेत है, उस 1 बीघा के खेत की क्षमता है कि साल में 100 किलो गेहूं पैदा कर सकता है और साल में 4 लोगों की उससे ज़रूरत है।
अब आप खेत में 4 लोगों की जरा 4 लोगों के स्थान पर 10 लोगों को घुसा दो और कहो कि तुम जो है इसका में जो है खेती करो, तो खेत का उत्पादन इससे नहीं बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि 4 लोग जब प्रोडक्शन कर रहे थे तो उत्पादन हो रहा था 100 किलो, अब 10 लोग खेती करेंगे तो जो है 400 किलो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर क्षमता खेत की 100 किलो की है 1 बीघा में, तो उत्पादन 100 किलो ही होगा, चाहे उसमें 10 लोग घुसाओ या 20 लोग घुसाओ। हाँ, इतना जरूर है कि 20 लोग अगर आप घुसा दोगे तो उत्पादन बढ़ने की जगह कम और हो जाएगा, 100 की जगह हो सकता है 90 ही रह जाए। क्यों? क्योंकि लोग जब इतने सारे खेत में घुसेंगे तो एक आध पौधा पैर से दबा के मार और डालेंगे। तो ये चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझने लायक है। इसीलिए भारत सरकार नहीं चाहती है कि भारत की अधिकांश आबादी खेतों में काम करे, और यही यहाँ पर बताया गया है कि 65% आबादी क्या कर रही है? खेती कर रही है, जो कि एक चिंताजनक बात है। अर्थशास्त्री इस निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं कि जैसे जैसे देश संपन्न होता है, सकल घरेलू उत्पाद में कृषि के योगदान में उस पर निर्भर जनसंख्या में पर्याप्त कमी आती है। बिल्कुल सही बात है। अगर देश तरक्की करेगा तो जीडीपी में कृषि का योगदान कम होगा, क्योंकि लोग कृषि को छोड़ करके अन्य उद्योगों में हाथ आजमाएंगे। भारत में 1950-1990 की अवधि में यद्यपि जीडीपी में कृषि के अंशदान में तो भारी कमी आई है, पर कृषि पर निर्भर जनसंख्या के अनुपात में नहीं। ठीक है, यानी खेती का जीडीपी में योगदान तो घटा है, बट जीडीपी में मतलब भारत की जो आबादी है, जो काम करने वाली संख्या है खेतों में, उसमें कमी नहीं आई है। जीडीपी में तो कमी आ गई, बट जो कार्यशील आबादी खेतों में लगी हुई है उसमें कमी नहीं आई है, जो कि एक चिंताजनक बात है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा हरित क्रांति। चलिए और आगे बढ़ते हैं, और हरित क्रांति के साथ एक दूसरा टॉपिक और हम इसमें क्लियर करेंगे, जो कि है ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड में सबसे पहला पॉइंट तो आपसे यही पूछ लेगा कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, तो फिर आप सीधा सीधा आंसर करेंगे ऑपरेशन फ्लड का संबंध है दूध के उत्पादन से। सीधा सीधा ध्यान रखना, दुग्ध उत्पादन से जुड़ा हुआ है ऑपरेशन फ्लड। देखो जरा, ऑपरेशन फ्लड जिसे सफ़ेद क्रांति के नाम से जाना जाता है, ऑपरेशन फ्लड भारत के डेयरी विकास बोर्ड द्वारा शुरू किया गया था। ऑपरेशन फ्लड कब शुरू हुआ है? 1970 में। वर्गीज कुरियन को व्हाइट क्रांति का पिता कहा जाता है, यानी जो श्वेत क्रांति है उसके जनक हैं वर्गीज कुरियन, और इनकी वजह से ही भारत में ऑपरेशन फ्लड शुरू हुआ। गुजरात के आणंद में स्थानीय किसानों को जब दूध का उचित मूल्य नहीं मिल रहा था, तब वल्लभ भाई पटेल की पहल पर गुजरात के कैरा आणंद के किसानों के समूह द्वारा 1949 में अमूल नामक कोऑपरेटिव सोसाइटी की स्थापना की गई। अमूल का नाम जो है ये है अमूल। अमूल क्या है बेसिकली? तो ये है आणंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। ठीक है, आणंद जो है गुजरात में एक जगह है, और उसी जगह के नाम से इसका नाम रखा गया है अमूल, यानी आणंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। ठीक है, कब बना है? 1949 में। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री ने डेयरी क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार गोपाल रत्न पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की। ठीक है, ई गोपाला उत्पादक पशुधन के माध्यम से धन का सृजन ऐप, यह किसानों के प्रत्यक्ष उपयोग के लिए एक समग्र नस्ल सुधार बाजार और सूचना पोर्टल है। डेयरी विकास पर राष्ट्रीय कार्य योजना 2022, यह दूध उत्पादन बढ़ाने और डेयरी किसानों की आय को दुगना करने का प्रयास करता है। राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम और राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम, इसे देश में पशुओं में खुरपका और मुंहपका रोग यानी फुट एंड माउथ डिजीज और ब्रूसेलोसिस को नियंत्रित करने तथा समाप्त करने के लिए शुरू किया गया था। आगे देखिए, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, इसे वर्ष 2019 में एकीकृत पशुधन विकास केंद्रों के रूप में 21 गोकुल ग्राम स्थापित करने के लिए लॉन्च किया गया था। 2019 में हमने क्या किया? 21 गोकुल ग्राम स्थापित करने के लिए लॉन्च किया राष्ट्रीय गोकुल मिशन। ऑपरेशन फ्लड ने डेयरी उद्योग से जुड़े किसानों को उनके विकास को स्वयं दिशा देने में सहायता दी है। उनके द्वारा सृजित संसाधनों का नियंत्रण उनके हाथों में दे दिया है। राष्ट्रीय दुग्ध ग्रिड देश के दुग्ध उत्पादकों को 70 से अधिक शहरों तथा नगरों के उपभोक्ताओं से जोड़ता है। ठीक है, इसके फलस्वरूप दूध के मूल्यों में होने वाले मौसमी और क्षेत्रीय परिवर्तन काफ़ी कम हो गए हैं। साथ ही यह सुनिश्चित हुआ है
कि उत्पादकों को नियमित आधार पर पारदर्शी तरीके से उचित बाजार मूल्य मिलता रहे। ऑपरेशन फ्लड की आधारशिला ग्राम दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां हैं। ये समितियां उत्पादकों से दूध खरीदती हैं और उन्हें ज़रूरी जानकारी और सेवाएं देती हैं और उन्हें आधुनिक प्रबंधन और प्रौद्योगिकी सुलभ करवाती हैं। ऑपरेशन फ्लड के उद्देश्यों में निम्नलिखित शामिल था। क्या क्या शामिल था? दुग्ध उत्पादन में वृद्धि, यानी मिल्क का जो प्रोडक्शन है उसमें हम बढ़ोतरी करेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों की आय में वृद्धि, और तीसरा उपभोक्ताओं को उचित दाम पर दूध उपलब्ध करवाना। ठीक है, एक पॉइंट और देख लो, फिर इसे खत्म करेंगे कि ऑपरेशन फ्लड को कितने चरणों में लागू किया गया था। तो ध्यान रखना, ऑपरेशन फ्लड को हमने 3 चरणों में लागू किया था। तो ये हुआ आज का हमारा छोटा सा वीडियो जिसमें हमने बात करी हरित क्रांति की और ऑपरेशन फ्लड की। छोटा सा वीडियो था लेकिन इंपॉर्टेंट था, पेपर में यहाँ से सवाल आपको मिल सकते हैं। तो बढ़िया तैयारी करते रहिए पीसीएस की और बीओ की। मिलते हैं अगली क्लास में। कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।